औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एडीएस एडीपी फर्स्ट सेमेस्टर मिड टर्म के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन? रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स understanding what information or what kind of information you are looking for, locating it, and then reading the relevant part carefully to get a full and detailed understanding. Sometimes, reading for specific information also involves reading to see if information is contained in a text. तो रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दरअसल एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, और फिर आप लोग लोकेट करते हैं, उसकी जगह को तलाश करते हैं कि किस जगह पर ये इन्फॉर्मेशन जो होगी वो पाई जा रही होगी। फिर जब आपको पता चल जाता है कि फ़लाँ पेज पर ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो फिर आप उस पेज पर जाते हैं और वहाँ पर जो रेलिवेंट पार्ट होता है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और वहाँ से अंडरस्टैंडिंग गेन करने की कोशिश करते हैं। बाज़-औक़ात रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो इन्वॉल्व होती है रीडिंग, उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि टेक्स्ट से रिलेटेड होती है। मीन्स कि टेक्स्ट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन पाई जाती है वो रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ रीडिंग स्किल? रीडिंग स्किल क्या होती है? रीडिंग स्किल इज़ अ टेक्निक बाय विच अ रीडर कैन रीड a text very effectively. He can read the text quickly within short time. It will quite easy for a reader to use that skill and make reading much easier for himself. अब इसमें क्या होता है, रीडिंग स्किल क्या होती है? जिस तरह स्किल हम कहते हैं, बाकी जो हमारे पास स्किल होती हैं, ड्राइविंग की स्किल, किसी भी काम, कुकिंग की स्किल, किसी भी तरह की कोई भी स्किल अगर आप लोगों के पास मौजूद है तो वो क्या उसका फंक्शन होता है कि काम को आसानी से सर अंजाम किया जाए। सेम इसी तरह रीडिंग के अंदर भी ये भी एक महारत है, एक स्किल है जो कि एजुकेशन के अंदर बहुत ही अहमियत की हामिल होती है। तो किसी भी रीडर के लिए ये जो रीडिंग स्किल होती है वो एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है, और उसके अंदर वो क्या करता है कि शॉर्ट टाइम के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गेन कर लेता है, और ये काफ़ी इजी होती है रीडर के लिए कि इस स्किल को यूज़ करते हुए अपने आप के लिए रीडिंग को आसान बना सके। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग स्किल्स? क्या फ़ायदे होते हैं हमें इन रीडिंग स्किल्स को यूज़ करने के? कौन कौन से फ़ायदे हैं? क्यों हम यूज़ करें इन स्किल्स को कि जिससे हमें कुछ फ़ायदे होंगे? टाइम सेविंग, टाइम सेव हो जाता है रीडर का, उसे कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेता है, ज़्यादा मटेरियल को पढ़ सकता है वो। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसा रीडर है जिसे इन टेक्निक्स का नहीं पता, इन स्किल्स का नहीं पता, तो वो मुकम्मल बुक पढ़ने की तरफ जाएगा, मुकम्मल शॉर्ट स्टोरी पढ़ने की तरफ जाएगा, मुकम्मल थीसिस पढ़ने की तरफ जाएगा। लेकिन एक जो स्किलफुल है इन तमाम स्किल्स के अंदर, रीडिंग स्किल्स को जानता है वो कि रीडिंग को किस तरह से करना है, तो उसके लिए ये चीज़ काफ़ी आसान हो जाएगी और लिमिटेड टाइम के अंदर वो ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकेगा। इसीलिए कहा गया कि ये टाइम सेविंग है। नंबर 2, नॉट बर्डन ऑफ रीडिंग मच मोर। ज़्यादा पढ़ने का उसे ये भी नहीं होता, खौफ भी नहीं होता, उस पर बर्डन भी नहीं होता कि मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा। उसे पता है कि मैं स्किलफुल हूँ, मेरे पास स्किल्स हैं, इन स्किल्स को यूज़ करते हुए ईज़िली वो टेक्स्ट को रीड कर लेगा। ओनली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जब आपको जस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्कीमर या जो रीडिंग स्किल से रिलेटेड जितनी भी ये हमारे पास स्किल्स हैं, स्कीमिंग, स्कैनिंग, इन्फ्रेंसिंग, कोहेसिव डिवाइसेस, तो जो रीडर इस चीज़ के बारे में जानता है वो इजीली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गेन कर लेगा। इजी टू फाइंड द आइडिया ऑफ द राइटर, अब ये उसके लिए क्विकली फाइंड आउट कर लेगा आइडिया के ऑथर या राइटर कहना क्या चाहता है। वेरी इजी टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम, किस तरह से? देखें, एक टाइम पीरियड दिया जाता है आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर
कि विद इन दैट टाइम आप लोगों ने अपने पेपर को अच्छे से हल करना है और उस टाइम के अंदर आप लोगों ने पेपर को करना होता है। अब एक ऐसा रीडर जो कि अब ये कॉम्प्रिहेंशन की बात हो रही है, ये बात आपने माइंड में रखनी है कि पैराग्राफ्स जो आप लोगों को दिए जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन दी जाती है, टेक्स्ट दिया जाता है कि इसे पढ़ें और यहाँ से इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद आप लोग जो गिवन बिलो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें आंसर कीजिए, उनका आंसर कीजिए। तो उसमें ये इसके लिए काफ़ी इजी हो जाता है इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। मोस्टली ये जो इस तरह के एग्ज़ाम कौन से होते हैं, वो जो यहाँ पे ये टेक्निक्स यूज़ होती हैं उनमें आइल्स, सीएसएस, पीएमएस, इस तरह के एंट्री टेस्ट वाले जो हमारे पास एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर ये यूज़ होती हैं। वाई वी यूज़ रीडिंग स्किल्स, हम लोग क्यों रीडिंग स्किल्स को यूज़ करें, क्या वजह, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं। वी यूज़ रीडिंग स्किल्स फॉर टाइम सेविंग, हम लोग रीडिंग स्किल्स को करते हैं टाइम सेव करने के लिए, हमारे टाइम की बचत हो जाती है, कम टाइम के अंदर हम लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं। इवन अ रीडर हैज़ मच लेस बर्डन ऑफ रीडिंग व्हेन ही यूज़ दैट स्किल्स, जब एक रीडर ये रीडिंग स्किल्स को यूज़ करता है, इन टेक्निक्स को यूज़ करता है, तो उसके लिए क्या होता है कि बर्डन नहीं होता उस पर पढ़ने का। एक पढ़ने का जो बर्डन आम स्टूडेंट्स पर होता है जिन्हें इन स्किल्स का नहीं पता, वो इजीली इन स्किल्स को यूज़ करते हुए अपना जो बर्डन है रीडिंग का वो कम कर सकते हैं। ही कैन गेट द ओनली इंफॉर्मेशन विच ही रिक्वायर्ड, अब उसे पता होता है रीडर को कि मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, और स्किमिंग, स्कैनिंग, इन्फ्रेंसिंग या कोहेसिव डिवाइसेस के थ्रू इजीली वो अपने मकसद तक पहुंच जाता है और अपनी जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए होती है उसे हासिल कर लेता है। इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर अ रीडर टू ग्रैस्प टू गेट द आइडिया ऑफ अ राइटर वेरी क्विकली, अब ये रीडर के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि आसानी के साथ राइटर का जो आइडिया है, जो थीम है, उसे हासिल कर ले बहुत ही जल्दी से। व्हाट आर टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी काइंड्स होती हैं। तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स, सम ऑफ देम आर रिटन बिलो: स्किमिंग, स्कैनिंग, इन्फ्रेंसिंग, कोहेसिव डिवाइसेस एंड एट्सेट्रा। ये हमारे पास चंद एक रीडिंग स्किल्स हैं जिन्हें यहाँ पर बयान किया जा रहा है। इनको यूज़ करते हुए कोई भी रीडर आसानी के साथ रीडिंग कर सकता है। व्हाट इज़ स्किमिंग, स्किमिंग क्या होती है, ये इस टेक्निक में, इस रीडिंग टेक्निक में क्या होता है। Skimming is the process of quickly viewing a section of text to get a general impression of the author's main argument, themes or ideas. Skimming दरअसल एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें जल्दी से, क्विकली, किसी भी टेक्स्ट के सेक्शन को, पार्ट को देखा जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। किस लिए? जनरल आइडिया, जनरल इम्प्रेशन, थीम को जो कि आथर बताना चाहता है उसे फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो जो आइडिया होता है किसी भी राइटर का, किसी भी आथर का, तो स्किमिंग करते हुए हम लोग उस आइडिया को लोकेट करते हैं कि आइडिया क्या है, फाइंड आउट कर लेते हैं कि आइडिया क्या है, ऑथर कहना क्या चाहता था, उसका मकसद क्या है ये सब लिखने का, तो ये स्किमिंग में होता है। एक और तरह से इसे देखते हैं। Skimming often refers to the way in which one reads at faster rate to gain the general idea about the text without paying heed to the intentional and detailed meaning of the text. अब स्किमिंग जो है दरअसल एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें एक पढ़ने वाला बहुत ही जल्दी के साथ, फास्टर रेट में, आसानी से जो जनरल आइडिया होता है टेक्स्ट के अंदर उसे हासिल कर लेता है। बिल्कुल ही कम उसको इसमें मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है और डिटेल के साथ जो मीनिंग्स होते हैं टेक्स्ट के उन्हें वो हासिल कर लेता है। अब हम इसे ज़रा मिसाल से देखते हैं। When one reads the text only in order to understand the thesis statement,
in 1 or 2 lines। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी थीसिस है आप लोगों के पास, कोई भी हायर एजुकेशन में कोई भी थीसिस है, थीसिस की जगह पे आप लोग कोई नावल ले सकते हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं टेक्स्ट। अब जो उसकी हेडिंग होती है, जो उसकी स्टेटमेंट होती है, जो उसका टाइटल होता है, वहाँ से पढ़ने के बाद जो हम आइडिया ले लेते हैं, एक गैस कर लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि इसका ये मकसद है, राइटर ये कहना चाहेगा इसके अंदर, तो ये दरअसल हम लोग स्कीमिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन स्कीम अ टेक्स्ट। हम लोग किस तरह से एक टेक्स्ट को स्कीम कर सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि स्कीमिंग के अंदर किए जाते हैं। व्हाट आर स्टेप्स ऑफ स्कीमिंग, स्कीमिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं। नंबर 1, रीड द टाइटल। कोई भी टाइटल आप लोगों के पास हो, जिस चीज़ के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके टाइटल को बगौर मुताला कीजिए, उसे गौर से पढ़िए कि टाइटल के अंदर क्या कहा जा रहा है। क्योंकि टाइटल के अंदर जो टॉपिक वर्ड होता है वो मौजूद होता है, वहाँ से कुछ ना कुछ रीडर को आइडिया हो जाता है कि टेक्स्ट के अंदर क्या कहा जाएगा। नंबर 2, रीड द फर्स्ट पैराग्राफ और द इंट्रोडक्शन। आपको जो इंट्रोडक्शन या फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है वो बहुत ही केयरफुली पढ़ना पड़ता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि फर्स्ट पैराग्राफ या इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर जो राइटर होता है वो पूरी डिटेल बता रहा होता है, इस पूरी स्टोरी के अंदर, इस पूरे ऐसे के अंदर, इस पूरे जो भी नावल है इसके अंदर, या कोई भी चीज़ हो सकती है टेक्स्ट की, इसमें वो आगे किस बारे में बात करेगा, ये फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर या इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत बारीकी से डिटेल के साथ बयान किया जाता है। रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ वेरी केयरफुली। आपको कोई भी पैराग्राफ जो मौजूद है टेक्स्ट का, उसकी जो फर्स्ट लाइंस होंगी, फर्स्ट सेंटेंसेस होंगे, उनको आप लोगों ने गौर से पढ़ना है। रीड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। अब जो ये हेडिंग्स होती हैं और सब हेडिंग्स होती हैं, ये बहुत कुछ बयान कर रही होती हैं। बचपन में जब बच्चों को ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है या कोई भी क्वेश्चन लिखने के लिए दिया जाता है, तो उन्हें कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स दीजिए। उसकी वजह क्या होती है कि एग्ज़ामिनर जब पेपर चेक करेगा, तो जितनी ज़्यादा हेडिंग्स दी जाएंगी, ईज़िली उसे आइडिया हो जाएगा कि बच्चे ने इसके अंदर कहने की कोशिश क्या की है। सेम इसी तरह किसी भी टेक्स्ट के अंदर जो हेडिंग्स दी जाती हैं या सब हेडिंग्स दी जाती हैं, उनको गौर से पढ़ना चाहिए। ये हम क्या कर रहे हैं? हम लोग स्कीमिंग कर रहे हैं। इसके बाद, नोटिस एनी पिक्चर्स, ग्राफ्स और चार्ट्स। आपको जितनी भी तस्वीरें, ग्राफ्स या फिर चार्ट्स जो कि टेक्स्ट के साथ दिए गए हैं, उनको बड़े गौर से देखना होता है। क्योंकि जो पिक्चर्स होती हैं वो भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे रही होती हैं। जो ग्राफ्स होते हैं और चार्ट्स होते हैं वो भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे होते हैं। इसलिए इन पिक्चर्स, ग्राफ्स और चार्ट्स को टेक्स्ट के अंदर जो कि दिए गए हैं, उन्हें बहुत ही गौर से पढ़ना चाहिए। नोटिस एनी इटैलिसाइज्ड और बोल्ड फेस फ्रेजेस और वर्ड्स। जितने भी इटैलिसाइज्ड वर्ड हों या फ्रेजेस हों या फिर बोल्ड, मीन्स जिस तरह ये ऊपर लिखा हुआ है, हाउ वी कैन स्कीम अ टेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये बोल्ड फॉर्म के अंदर है। इसकी जो साइज़ है वो आम टेक्स्ट से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस तरह के बोल्ड फेस फ्रेजेस या वर्ड्स होते हैं। इटैलिक्स क्या होते हैं? थोड़े से टेढ़े, जो हमारे पास टेढ़ी राइटिंग होती है, थोड़े से लिटाए हुए वर्ड हम इन्हें कहते हैं, ये इटैलिसाइज्ड वर्ड होते हैं। जहाँ पर भी ये आएंगे उन्हें गौर से आप लोग पढ़ेंगे। लुक फॉर इम्पोर्टेंट पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स और इवेंट्स। जो अहम हिस्से होते हैं इंफॉर्मेशन के, जिसमें नाम, तारीख और हालात व वाक़यात के वाक़या कहाँ पर हो रहा था, ये भी बहुत मैटर करता है। तो ये चंद एक जो हमारे पास पॉइंट हैं, इसके साथ एक और पॉइंट है, रीड द समरी ऑफ और लास्ट पैराग्राफ वेरी केयरफुली।
अच्छा, जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ या इंट्रोडक्शन को बहुत ही गौर से पढ़ा था, जो एंडिंग कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है या समरी होती है या लास्ट पैराग्राफ होता है, उसे भी बहुत ही गौर से पढ़ना पड़ता है। उसकी वजह क्या होती है कि देखें, स्टार्ट के अंदर तो जो बात हो रही थी उसके अंदर सिर्फ राइटर जो है ये बताता है कि आने वाले टेक्स्ट में वो क्या बताएगा। एंडिंग जो कंक्लूजन होता है, एंडिंग पैराग्राफ्स होते हैं, वहाँ पर राइटर हमें अपने रिमार्क्स देता है, सुजेशंस दे देता है और बात को सम अप करने की कोशिश करता है कि जितनी भी बात उसने पीछे टेक्स्ट के अंदर की है उस सब का मकसद क्या था। तो ये हमें लास्ट पैराग्राफ के अंदर अमूमन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्कीमिंग। स्कीमिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों हम स्कीमिंग को यूज़ करें, ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं। स्कीमिंग कैन सेव योर आवर्स ऑफ लेबरियस रीडिंग, मीन्स टाइम सेविंग। स्कीमिंग के थ्रू आप लोग क्या करते हैं कि आपको घंटों नहीं पढ़ना पड़ता, आपका टाइम सेव हो जाता है। नॉट बर्डन ऑफ रीडिंग मच मोर, आप लोगों पर बर्डन बिल्कुल भी नहीं होता ज़्यादा पढ़ने का। स्किमिंग जब करते हैं तो वेरी क्विकली आप लोग जनरल आइडिया को गेट करते हैं। ओनली स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप लोग गेन करते हैं। ईजी टू फाइंड द आइडिया ऑफ द राइटर, आसानी के साथ आप लोगों को पता चल जाता है कि राइटर का थीम क्या था, आइडिया क्या था। वेरी इजी टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम, एग्ज़ाम को आप लोग आसानी से हल कर लेते हैं। कैसे? प्रीवियस भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब हमें कोई भी पैराग्राफ की शक्ल में, कॉम्प्रिहेंशन की शक्ल में, जब एग्ज़ाम के अंदर हमसे क्वेश्चनिंग की जाती है तो पैराग्राफ्स हमें दिए जाते हैं, कोई आर्टिकल दे दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि इसे केयरफुली रीड कीजिए और गिवन बिलो क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। तो एक तरह से ये पेपर को अटेम्प्ट करने में एग्ज़ाम के अंदर हमें जो स्कीमिंग होती है, ये टेक्निक, ये काफ़ी यूज़फुल हमारे लिए साबित होती है कि विद इन गिवन टाइम हम लोग इजीली अपने पेपर को अटेम्प्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ स्कीमिंग। क्या क्या नुकसान होते हैं स्कीमिंग के। जिस तरह हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है, वहीं पर कहीं ना कुछ उसका नुकसान भी होता है, इफ़ेक्ट भी होते हैं। It is possibility that reader can skip a huge part of a text which may have an important information. So, sometimes it is not a good technique. If a reader is unfamiliar or does not know how to skim a text, then he may take a huge time for using that technique. अब ये मुमकिन है कि अगर रीडर जो है, पढ़ने वाला जो है, वो टेक्स्ट का वो हिस्सा स्किप कर रहा हो, वो हिस्सा छोड़ रहा हो, उसे नहीं पता कि शायद इसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन पाई जा रही है, वो उसे यूज़लेस समझता हुआ अगर वो उसे छोड़ के आगे जा रहा है तो हो सकता है कि बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस तक ना पहुंचे, क्योंकि जो हिस्सा उसने छोड़ा होगा हो सकता है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन उससे भी ज़्यादा पाई जा रही हो जो उसे चाहिए थी, लेकिन उसे नहीं पता चला, वो स्किप कर गया, छोड़ गया उस हिस्से को। तो ये पॉसिबल होता है, इसीलिए इस टेक्निक को अच्छा नहीं समझा जाता इतना, क्योंकि रीडर जो होता है अनफेमिलियर होता है या वो नहीं जानता। अगर एक रीडर नहीं जानता कि स्कीमिंग किस तरह से करनी है, उसे इस टेक्निक का नहीं पता, उसे नहीं पता कि कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो मैंने फॉलो करने हैं, कौन कौन सी एडवाइसेस जो होती हैं एक स्कीमर को की जाती हैं ताकि इफ़ेक्टिवली वो इस टेक्निक को यूज़ कर सके। तो जिस तरह बाकी चीज़ों के अंदर हमें टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है कि ये चीज़ें अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, लेकिन अगर आप लोग, एक मिसाल दे देता हूँ बाइक की, मोटरसाइकिल की, अगर इसकी टैंकी पर देखें तो हमें कॉशंस दिए जाते हैं, यूज़ द हेलमेट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो कॉशंस किस लिए होते हैं कि अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी तरह जो कुकिंग के अंदर
जो हमारे पास रेसिपीज़ होती हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन दी जाती हैं कि इन चीज़ों के साथ आप इन चीज़ों को मिला के कुछ बना सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज़ें मिला देंगे तो कोई एक ऐसी चीज़ बन जाएगी जो कि जहरीली भी हो सकती है और सेहत के लिए अच्छी नहीं भी होगी। तो इसी तरह टेक्स्ट के अंदर, रिटन टेक्स्ट में आप लोगों के पास, अगर आप लोगों को स्किमिंग नहीं आती तो स्किमिंग के अलावा फिर बाकी टेक्निक्स भी नहीं आएंगी रीडिंग स्किल्स की। उसकी वजह यह है कि स्किमिंग जो है वो फर्स्ट टेक्निक है। इसके बाद आने वाली जितनी भी टेक्निक्स होंगी आप लोग पहले स्किमिंग करेंगे, उसके बाद फिर फर्दर जो आने वाली टेक्निक्स होंगी उनको आप करते हुए आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट के अंदर। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है कि अगर आपको स्किमिंग नहीं करना आती या आप स्किमिंग करते हुए बहुत ज़्यादा टेक्स्ट छोड़ सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाई जा रही होगी। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद है जी व्हाट इज़ स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है? ये हमारे पास दूसरी टेक्निक है। स्कैनिंग इज़ द एबिलिटी टू लोकेट स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड डिटेल्स क्विकली। स्कैनिंग जो है एक ऐसी सलाहियत है, एक ऐसी खूबी है जिसमें लोकेट किए जाते हैं स्पेसिफिक फैक्ट्स को या फिर डिटेल्स को बहुत ही जल्दी। स्किमिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जस्ट ऑथर का आइडिया हासिल कर रहे थे, लेकिन ऑथर का आइडिया हासिल करने के बाद अब हम लोग इंफॉर्मेशन को हासिल करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से पेज पर अवेलेबल होगी। आप लोग इसके लिए क्या करते हैं कि पैराग्राफ आप लोग जाते हैं कंटेंट लिस्ट के अंदर। कंटेंट लिस्ट में जाने के बाद आप लोग देखते हैं, हेडिंग देखते हैं कि ये कौन सी हेडिंग या कौन सा क्वेश्चन है और आगे कौन से पेज पर ये अवेलेबल है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब आप लोगों ने ये भी कर लिया, अब आप लोग जाएंगे उस पेज पर। उस पेज पर अब आप लोकेट करेंगे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कौन सी लाइन में, कौन से पैराग्राफ के अंदर अवेलेबल है। दैट इज स्कैनिंग। स्कैनिंग इज द स्ट्रेटजी इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। स्कैनिंग जो है एक ऐसी टेक्निक है जो कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर यूज़ की जाती है। Scanning strategy is the strategy for quickly finding specific information in a text while ignoring its broader meaning. अब स्कैनिंग के अंदर हमें जस्ट क्या करना होता है कि हमें इसके मीनिंग से कोई लेना देना नहीं होता, हमें जस्ट ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है स्कैनिंग के अंदर कि जो इन्फॉर्मेशन जिसे हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो कहाँ पर वाक़ है, कौन से पेज पर है वो। तो हम ये स्कैनिंग कर रहे होते हैं। Scanning is commonly used in everyday life. हम लोग जो स्कैनिंग है अमूमन आम अपनी लाइफ के अंदर जो डेली की रूटीन है उसमें हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, when looking up a word in a dictionary or finding your friend's name in the contacts directory of your phone. मिसाल के तौर पर अब हमारे पास कोई भी डिक्शनरी अवेलेबल है टेक्स्ट की फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से वर्ड को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हम लोग जाते हैं और उस वर्ड के जो फर्स्ट चंद एक जो लेटर्स होते हैं उन्हें देखते हैं कि ये कहाँ पर होंगे। फिर हम लोग जाते हैं उस पेज नंबर पर और उस पेज पर जाके हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये वर्ड कहाँ पर वाक़ है, लोकेशन क्या है इसकी। तो दरअसल हम लोग स्कैनिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह दूसरी जो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है वो सेल फोन्स के हवाले से दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि मिसाल के तौर पर आप लोग अपने किसी भी फ्रेंड के नेम को देखना चाहते हैं या उसे कॉल करना चाहते हैं या टेक्स्ट करना चाहते हैं। अब आपके माइंड में है कि आप लोगों ने किस को कॉल या टेक्स्ट करना है, तो आप लोग जस्ट क्या करेंगे, वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी के अंदर जाके उसके नाम को टाइप करेंगे और लोकेशन या फिर अल्फ़ाबेटिकली जो नाम आ रहे होते हैं हमारे पास, हम उसे रोल करते हुए स्क्रीन को नीचे जाएंगे और डायरेक्ट उसी के नाम को चूज़ करके टेक्स्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट कर लेंगे या कॉल करना चाहते हैं तो हम कॉल कर लेंगे। तो दरअसल ये हम स्कैनिंग कर रहे होते हैं।
हाउ वी स्कैन अ टेक्स्ट, किस तरह से एक टेक्स्ट को स्कैन किया जाता है। इट इज़ बेसिकली स्कीमिंग with a more tightly focused purpose. Scanning is essential in the reading and writing of research papers when you may need to look through many articles and books in order to find the material you need. Keep a specific set of goals in mind as you can scan the text to avoid becoming distracted by other material. You can note what you would like to return to later when you do have time to read further, and use scanning to move ahead in your research project or reading a text. अब दरअसल हम लोग किसी भी टेक्स्ट को किस तरह से स्कैन कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये है क्या, स्कैनिंग है क्या। स्कैनिंग के अंदर तो जस्ट हम लोग आइडिया ले रहे थे ना, लेकिन स्किमिंग के अंदर, लेकिन स्कैनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि टाइटली फोकस्ड होता है हमारा जो पर्पस होता है हमारा, वो टाइटली होता है। मतलब कि हम ज़्यादा बारीकी से इन्फॉर्मेशन को देख रहे होते हैं। किस तरह से कि इन्फॉर्मेशन पाई कहाँ जा रही है जिसकी हमें ज़रूरत है। अब ये कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं रीडिंग और राइटिंग ऑफ अ रिसर्च पेपर। जब भी आप लोग रिसर्च पेपर पढ़ते हैं उसमें ये यूज़ किए जाते हैं। और आप लोगों को क्या ज़रूरत होती है इसकी कि आर्टिकल्स और बुक्स के अंदर आप लोगों ने जो मटेरियल फाइंड आउट करना है वो किस तरह से करना है, वो स्कैनिंग से करना है। तो आप लोगों के माइंड में होता है कि आप लोग क्या इन्फॉर्मेशन हासिल करने जा रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर वाक़ होगी, ये भी आप लोगों ने इसके अंदर स्कैनिंग के अंदर करना होता है। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज स्कैनिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया है, सेम वही चीज़ें यहाँ पर लिखी जा सकती हैं। अब हम चलते हैं इसके स्टेप्स की तरफ। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ स्कैनिंग, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। कीप इन माइंड व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर, आपको पता होना चाहिए कि आप लोग किस चीज़ के बारे में, किस इंफॉर्मेशन के बारे में आप लोग तलाश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर किसी को अगर चाहिए डेट, पाकिस्तान कब बना, एक पूरा ऐसे दिया गया है। अब जो टाइटली फोकस्ड होगा वो किस चीज़ पर होगा कि डेट्स कहाँ पर आ रही हैं टेक्स्ट के अंदर। तो आप लोग नज़र दौड़ाएंगे उस पूरे टेक्स्ट पर और वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि किस किस लाइन में कहाँ कहाँ पर डेट्स दी गई हैं। वहाँ से आप लोग इजीली उस डेट को फाइंड आउट करते हैं। ये दरअसल आप लोग स्कैनिंग कर रहे होते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में तलाश कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आप लोग तलाश करने जा रहे हैं। एंटिसिपेट इन व्हाट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन इज़, से वही बात है कि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की ये इन्फॉर्मेशन है। मीन्स कि ये क्या कोई डेट है, कोई इवेंट है, किसी का नाम है, ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आसानी से आप लोग स्कैनिंग कर सकें। एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, जो कंटेंट लिस्ट हो उससे आप लोग फेमिलियर हों कि कंटेंट लिस्ट में किस जगह पर ये इंफॉर्मेशन हमें लोकेट होगी, कहाँ पर पाई जाएगी, इसका आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। इफ़ द मटेरियल इज़ फेमिलियर, अगर तो मटेरियल है फेमिलियर, आप लोगों को पता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग पहले से ही, अगर आप लोग उस टेक्स्ट को पढ़ चुके हैं और आप लोगों को आइडिया है, फिर तो ये हो जाएगा बड़ा आसान काम स्कैनिंग वाला। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये आपने ये टेक्स्ट पहले नहीं पढ़ा हुआ, इसको मैं रिलेट करता हूँ मूवी के थ्रू। पीके मूवी अगर किसी ने वॉच की है, अब जो भी कोई भी क्वेश्चन उस मूवी से रिलेटेड हम करेंगे, मिसाल के तौर पर कि पीके मूवी के अंदर हीरो कौन है और उसका क्या थीम है, क्या वो हमें प्रेजेंट करना चाहता था उस मूवी के अंदर, जो हीरो था, जो एक्टर था, उसका क्या किरदार था। अब जिसने तो ये मूवी देखी है वो इजीली स्कैनिंग करते हुए अभी उससे ही उसके माइंड में वो सारी पिक्चर आ जाएगी कि हीरो कौन था और उसका मकसद क्या था। लेकिन अगर किसी ने इस मूवी को नहीं देखा हुआ तो अब उसके लिए प्रॉब्लम होगी। अब वो जाएंगे उस मूवी को देखेंगे, वहाँ से आइडिया गेन करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी इंफॉर्मेशन को जब आप स्कैन करना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में
पहले से प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, फिर इजीली आप लोग स्कैनिंग कर सकते हैं। इसके बाद है जी, इफ़ द मटेरियल इज़ लॉन्ग और डिफ़िकल्ट, तो फिर आप लोग किस तरह से करेंगे? फिर आप लोग क्या करेंगे, जिस तरह पहले कहा गया था कि आप लोगों ने मेन जो फर्स्ट पैसेज होगा, फर्स्ट लाइंस होंगी, उनको गौर से पढ़ना है, उसके टाइटल को गौर से पढ़ना है, बोल्ड और इटैलिसाइज्ड वर्ड को गौर से पढ़ना है। इस तरह टाइटली फोकस करते हुए आप लोग स्कैनिंग तक पहुंच जाएंगे। लेट योर आइज रन रैपिडली ओवर सेवरल लाइंस ऑफ प्रिंट एट अ टाइम। आपको क्या करना होता है कि टेक्स्ट के ऊपर जल्दी जल्दी नज़रें घुमाना होती हैं। अगर कोई भी टेक्स्ट आप लोगों के सामने पड़ा है, आप लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, तो आप लोग स्कैनिंग किस तरह से करते हैं, एक बार जस्ट झलक डालते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि प्रीवियस हम चंद एक पॉइंट्स के अंदर हम लोगों ने ये कहा है कि मटेरियल फेमिलियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आप लोग हासिल करने जा रहे हैं। तो जब आपको ये पता होगा तो ईज़िली आप लोग क्या करेंगे, उन लाइंस पर, उस प्रिंटेड फॉर्म में जो टेक्स्ट है उस पर आप लोग झलक डालेंगे और वहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है। इसके बाद है जी, रीड द एंटायर सेंटेंस। जब आपको पता चल गया कि हाँ भाई यही जगह है, यही लोकेशन है जहाँ पर इंफॉर्मेशन पाई जा रही है, आपको वो लाइन मिल गई, तो अब इस लाइन को आप लोगों ने गौर से पढ़ना है, इस सेंटेंस को आप लोगों ने गौर से पढ़ना है। अब हम ये देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्कैनिंग? वी कैन अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ ईच पैसेजेस एग्जैक्टली। हम लोग इजीली जो कंटेंट्स होते हैं उनको, किसी भी पैसेज के, वो आसानी के साथ समझ सकते हैं। एक इसका ये फ़ायदा हो गया। उसके बाद है, वी कैन फिगर आउट द मेन आइडिया इजीली। हमें पता चल जाता है कि आइडिया क्या है, मेन आइडिया क्या दिया जा रहा था, ये हम स्कैनिंग के थ्रू पता चल जाता है हमें ये भी पता चल जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो थी जिसको हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं, ये कौन सी जगह पर वाक़ई है, तो ये फिगर आउट हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद है हमारे पास, वी कैन अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट परफेक्टली। हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आइडिया हो जाता है कि किस चीज़ का, ऑर्गेनाइजेशन का, सीक्वेंस का हमें पता चल जाता है कि टेक्स्ट के अंदर सीक्वेंस क्या है, किस तरह से जो राइटर है उसने इसके अंदर टेक्स्ट को लिखा है, तो ये भी हमें स्कैनिंग से आइडिया हो जाता है। वी कैन सेव द टाइम व्हेन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स परफेक्ट इन मैनेजमेंट। अब ये वही बात है जो प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या है ये, कि इजीली जो टाइम होता है हमारे पास, हम उसे सेव कर लेते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, और टाइम को मैनेज कर लेते हैं स्कैनिंग को यूज़ करते हुए। तो ये भी इसका एक फ़ायदा हो गया। इसके बाद है हमारे पास, वी कैन सेव द टाइम टू रीड लॉन्ग पैसेज। अब आपके पास इतना बड़ा पैसेज आ गया, पैराग्राफ्स आ गए आपके पास, तो अगर आप लोग स्कैनिंग कर लेते हैं, आपको इस टेक्निक का पता है कि किस तरह से करनी है, तो आप अपना टाइम बचा लेते हैं और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता पढ़ने में। तो एक ये भी इसका फ़ायदा हो गया। वी कैन इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। अब हमें हमारी जो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है किस चीज़ के बारे में, टेक्स्ट के बारे में, तो ये इम्प्रूव हो जाती है जब ये हम स्किल को यूज़ करते हैं, स्कैनिंग को जब भी हम यूज़ करते हैं, तो टेक्स्ट से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग होती है, समझने की जो सलाहियत होती है, ये काफ़ी बढ़ जाती है। वी कैन चूज़ करेक्ट आंसर एग्जैक्टली। और हमें आसानी के साथ जो करेक्ट आंसर्स होते हैं हमें वो पता चल जाते हैं, हम चूज़ कर लेते हैं, हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका ये सही जवाब है टेक्स्ट के अंदर। वी कैन ट्रेन टू रन देयर आई टू गेट इन्फॉर्मेशन क्विकली और डायरेक्टली। अब देखें, हम लोग ट्रेनिंग किस चीज़ की कर रहे हैं कि लोकेशन कहाँ पर है, जिस इन्फॉर्मेशन को हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं वो लोकेशन कहाँ पर वाक़ है, उसकी लोकेशन क्या है, किस जगह पर ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, तो हम लोग जल्दी से रैपिडली आइज़ को मूव करते हुए इस इन्फॉर्मेशन को हासिल कर लेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका बेनिफिट होता है स्कैनिंग का। इसके बाद अब जो लास्ट हमारे पास इसका बेनिफिट है वो ये है, वी कैन स्टिमुलेटेड टू बी एक्टिव एंड एक्टिव इन बोथ आस्किंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चन अबाउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड क्लूज रिलेटेड टू द टेक्स्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें एक तरह से स्टिमुलेशन मिलती है
एक हमारे अंदर जो इनर सेल्फ पावर होती है वो हमें मजबूर करती है कि जल्दी से इसे करो, क्योंकि एक चीज़ जब इंसान को आती हो ना, तो उसे अगर वो कोई काम करने के लिए कहा जाए तो वो बड़े दिल लगी के साथ वो काम करता है, क्योंकि उसे वो काम आता होता है। सेम इसी तरह जिसको ये स्कैनिंग का पता है कि स्कैनिंग किस तरह से करनी है, अगर उसे आइडिया है, तो अब जो भी क्वेश्चन उससे पूछा जाए, चाहे वो ओरल फॉर्म के अंदर हो चाहे रिटन फॉर्म के अंदर हो, तो वो इजीली उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किस रिलेटेड भी हो सकता है, या उसे कोई भी क्लूज जो मिलेंगे रिलेटेड टू टेक्स्ट, उसके थ्रू इजीली वो उसको आंसर कर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है स्कैनिंग का। अब हम चलते हैं इसके डिमेरिट्स या डिसएडवांटेज की तरफ। स्कैनिंग के क्या डिसएडवांटेजेस या डिमेरिट्स होते हैं? इसका जो आंसर है वो ये है, सुपरफिशियल superficial, not specific enough to be able to tell all the details to pass exam about it. We often have go back and reread the entire passage again to understand. देखें, अगर आप लोगों के पास स्कैनिंग का कोई तरीका ही पता नहीं था, एक स्टूडेंट को पता ही नहीं था कि स्कैनिंग करनी किस तरह से, एक रीडर को ही नहीं पता था कि स्कैनिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, उसने इस चीज़ को एक तरह से क्या नहीं किया कि उसने इसके बारे में ट्रेनिंग नहीं हासिल की, उसे नहीं पता कि टेक्स्ट को किस तरह से स्कैन करना है। तो अब क्या होगा कि वो जल्दी से इंफॉर्मेशन गेन नहीं हासिल नहीं कर पाएगा, उसे नहीं पता होगा कि स्कैनिंग को किस तरह से यूज़ करना है। तो अब उसमें वो टाइम भी ज़्यादा लगाएगा, हो सकता है कि जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन हो उसे भी वो लूज़ कर ले, उससे भी हाथ धो बैठे, और फिर वो क्या करेगा, एग्ज़ाम के अंदर अपने टाइम को वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट करेगा, उसे नहीं समझ आएगी कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसी कश्मकश के अंदर ही टाइम चला जाएगा एग्ज़ाम का। उसके बाद अब अगर उसने कोई गलत टेक्स्ट चूज़ कर लिया, लोकेशन उसने सही तरह से फाइंड आउट नहीं की, तो फिर वो क्या करेगा, दोबारा से जाएगा, दोबारा से पूरा टेक्स्ट को देखेगा, स्कीमिंग करेगा उसके अंदर, फिर स्कैनिंग की तरफ आएगा, तो काफ़ी टाइम उसे दरकार होगा। तो ये एक तरह से डीमेरिट्स होते हैं इसके, ये नुकसानात होते हैं अगर आपको स्कैनिंग का तरीका नहीं आता तो। इसके बाद पुअर कंप्रीहेंशन एंड रिटेंशन ऑफ मटेरियल। आप लोगों की जो कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो मटेरियल को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत होती है, वो कम होती जाती है। देखें किस तरह से, देखें हर चीज़ का एक फ़ायदा या नुकसान ज़रूर होता है। जहाँ पर वो फ़ायदा दे रही होती है वहीं कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी हो रहा होता है, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग उस चीज़ को कर रहे होते हैं। तो ये इसी तरह से ये इसके डीमेरिट्स हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है इन्फ्रेंसिंग। व्हाट इज़ इन्फ्रेंसिंग? इन्फ्रेंसिंग क्या है? A conclusion drawn from two or more available facts। एक ऐसा कंक्लूजन जिसे ड्रा किया जाए दो या इससे ज़्यादा मौजूद फैक्ट्स में से। मिसाल के तौर पर एक और मैं आप लोगों को लाइन दे देता हूँ ताकि इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर लें। एन एजुकेटेड गैस मेड थ्रू ऑब्जर्वेशन। पहला हमारे पास था स्कीमिंग, जनरल आइडिया गेट कर लिया हम लोगों ने, स्कैनिंग के अंदर हम लोगों ने लोकेशन फाइंड आउट की। अब इन्फ्रेंसिंग जो है ये थर्ड हमारे पास एक तरह से हम थर्ड स्टेप हो गया रीडिंग स्किल का। अब इन्फ्रेंसिंग क्या होती है? ये गैस करना होता है कि आया कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे क्या वो वाकई यही है या नहीं है। तो ये एजुकेटेड एक गैस होता है, एक आइडिया होता है, एक ख्याल होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने एक तरह से लोकेट की है, इसका मतलब क्या होगा, ये कहाँ पर वाक़ होगी, क्या जो हमने लोकेशन फाइंड आउट किया वो सही है या नहीं। ये एक आइडिया होता है इसके अंदर। सो इन्फ्रेंसिंग क्या होती है? इन्फ्रेंसिंग इज़ अ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम टू और मोर अवेलेबल फैक्ट्स एन एजुकेटेड गैस मेड थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे पास इन्फ्रेंसिंग होती है। अब हम ये देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्रेंसिंग? The benefits of inferencing are a reader can guess the meanings of the text easily। एक रीडर जो पढ़ने वाला होता है वो आसानी के साथ टेक्स्ट के मीनिंग को समझ लेता है। क्यों? क्योंकि वो गेस कर रहा होता है।
उसे एक आइडिया हो जाता है स्किमिंग करके, स्कैनिंग करके, और इजीली अब उसका कुछ ना कुछ माइंड के अंदर आ ही जाएगी बात कि ये जितना भी टेक्स्ट है इसके अंदर क्या कहा जा रहा होगा। शायद मुमकिना एक बात होती है, एक गैस होता है, एक आइडिया लगाना होता है इसके अंदर। इसके बाद है जी हमारे पास इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर हिम टू बिल्ड एन आइडिया अबाउट द टेक्स्ट। उसे आसानी के साथ आइडिया हो जाता है कि टेक्स्ट के अंदर क्या बताया जा रहा है, तो ये भी गैस करना होता है इसके अंदर। थर्ड पॉइंट जो है, थ्रू दैट एजुकेटेड गैस ही कैन गेट इंफॉर्मेशन क्विकली। अब इसका जो एजुकेटेड गैस होता है, जो ये आइडिया लगा लेता है एक रीडर, अब ये आसानी के साथ उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए उसे कुछ ना कुछ क्लूज मिल जाते हैं, कुछ ना इशारे ज़रूर मिल जाते हैं उसे टेक्स्ट के अंदर। अब मिसाल के तौर पर उसे पता था कि मैं जो इन्फॉर्मेशन हासिल करने जा रहा हूँ ये फ़लाँ पेज पर होगी, स्कैनिंग तो उसने कर ली, लेकिन अब वो गैस करेगा कि हो सकता है कि शायद वो ये दूसरी या तीसरी लाइन के अंदर हो, या फिर लास्ट पैराग्राफ की किसी दूसरी लाइन के अंदर हो। तो ये जो गैस होगा उसका, ये उससे इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने में काफ़ी आसानी प्रोवाइड कर देता है, और जल्दी से एक रीडर उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंच जाता है। इन लेस टाइम मच मोर इन्फॉर्मेशन कैन गेट। एक जो रीडर होता है वो आसानी के साथ जो इन्फॉर्मेशन होती है कम टाइम के अंदर उसे हासिल कर लेता है इन्फ्रेंसिंग को यूज़ करते हुए। और इसका जो लास्ट बेनिफिट है वो ये है, नॉट मच मोर बर्डन ऑफ रीडिंग। रीडिंग का इतना बड़ा जो बर्डन होता है वो इस पर नहीं होता रीडर पर। क्यों? क्योंकि उसे इन टेक्निक्स का पता होता है, और इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए कम टाइम के अंदर वो जल्दी से अपनी जो उसका मेथड होता है उसे इम्प्लीमेंट करते हुए, इन रीडिंग स्किल्स को इम्प्लीमेंट करते हुए आसानी से अपने आइडिया को वो हासिल कर लेता है। अब हम ये देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स क्या हैं इन्फ्रेंसिंग के। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ इन्फ्रेंसिंग? सुपरफिशियल, नॉट स्पेसिफिक इनफ टू बी एबल टू टेल ऑल द डिटेल्स। अब ये सारी चीज़ें जो है मफरूज़ों पर कायम थीं। हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं थी, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो हम डिटेल के साथ बता सकें। हमने क्या किया था, हमने जस्ट गैस किया था कि हो सकता है कि शायद ये चीज़ हो, और मुमकिन है कि वो ना भी हो। तो ये गैस था, एक आइडिया था, इसीलिए यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया वो है सुपरफिशियल। तो ये एक आइडिया था, कुदरती तौर पे हो सकता है कि शायद जो इन्फॉर्मेशन हम लोग गेन करने जा रहे हैं ये वाकई वहाँ पर हो, ये शायद ना भी हो। प्रोबेबिलिटी है, इम्कान है इन दोनों चीज़ों का। टू पास एग्ज़ाम अबाउट इट, एग्ज़ाम के अंदर पास होना। मिसाल के तौर पर किस तरह से कि आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने हासिल करनी थी, अब आप लोगों ने गैस तो कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि लो जी, ये जो बात हमने गैस की है ये तो इसका मतलब ही नहीं था, ये तो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा रही थी। सो ये जो हम एज्यूम कर लेते हैं तो ये गलत भी हो सकता है। वी ऑफन हैव गो बैक एंड रीड एट द इंटायर पैसेज अगेन टू अंडरस्टैंड। अब हमें क्या करना पड़ता है जब हमें ये पता चलता है कि ओ नो, जो इन्फॉर्मेशन थी जिसे हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे थे अब वो तो गलत है, तो फिर दोबारा से आपको पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से आपको ये सारी टेक्निक्स जो हैं दोबारा से इम्प्लीमेंट करना पड़ेंगी अपने मकसद के अंदर कामयाब होने के लिए। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो ये है, पुअर कॉम्प्रिहेंशन एंड रिटेंशन ऑफ मटेरियल। कि आपको जो ये सलाहियत होती है पढ़ने की ये कम हो जाती है, और मटेरियल से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है आप लोग उसमें कमतर होते जाते हैं उस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने में। इफ़ अ रीडर डज नॉट नो हाउ टू डू इन्फ्रेंसिंग देन देयर इज़ अ चांस टू टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर एक रीडर ऐसा है जिसे इस टेक्निक के बारे में पता ही नहीं है, तो पॉसिबल है कि वो ज़्यादा टाइम लगा लेगा इन इन्फॉर्मेशन को हासिल करने में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास, व्हाट इज़ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, देखते हैं जी क्या होती है। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज़ रेलिवेंट इफ़ इट कंट्रीब्यूट्स टू अंडरस्टैंडिंग अ सिचुएशन और टॉपिक। To put it another way, information may be clearly connected to a situation or topic is called relevant information. रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है? ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हेल्प आउट करती है, कंट्रीब्यूट करती है, अपना हिस्सा मिलाती है किस में? अंडरस्टैंडिंग में, समझने में। किस चीज़ को? एक सिचुएशन को या टॉपिक को। अगर तो वो टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी और हम एक रीडर को वो पढ़ने में आसानी प्रोवाइड कर रही होगी, तो हम कह सकते हैं कि येस दैट इन्फॉर्मेशन इज़ रेलिवेंट।
अगर हम दूसरी तरह से इसे देखें, अगर इंफॉर्मेशन क्लियरली कनेक्टेड है, उसका राब्ता है, उसका ताल्लुक है एक सिचुएशन के साथ या टॉपिक के साथ, तो तब हम कहेंगे येस दैट इज़ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कि ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है। इसकी हम मिसाल ले लेते हैं। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल? द एग्जाम्पल इज़ दैट इफ़ समवन इज़ राइटिंग एन essay ऑन मॉर्निंग वॉक and he is discussing about the greenery, fresh air, beautiful flowers, etc., then it is called relevant discussion because all these things are relating with topic. अगर एक शख्स एक ऐसे लिख रहा है मॉर्निंग वॉक पर, सुबह की सैर पर, और वो डिस्कस कर रहा है इसके अंदर सब्ज़े को, ताज़ा हवा को, खूबसूरत फूलों को, तो हम कह सकते हैं कि यस ऑल दीज थिंग्स आर रेलिवेंट टू द टॉपिक। क्यों? क्योंकि अगर हम मॉर्निंग वॉक में जाएं तो मोस्टली जो लोग होते हैं गर्मियों में इन चीज़ों को पसंद करते हैं, ग्रीनरी को, फ्लावर्स को और फ्रेश एयर को। तो हम कह सकते हैं कि यस दैट इंफॉर्मेशन इज़ रेलिवेंट। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है। इफ़ यू डिस्क्राइब समथिंग सच एज अ फैक्ट और remark as irrelevant, you mean that it is not connected with what you are discussing or dealing with. एक चीज़ ऐसी है जिसको आप बयान कर रहे थे, जो कि एक फैक्ट था या रिमार्क था, और वो इरेलीवेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो क्लियरली कनेक्टेड नहीं होगा टॉपिक के साथ, या फिर वो, अब ये बिल्कुल ही उल्ट है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। उसमें क्या था कि जो टॉपिक, जो सिचुएशन होगी वो बिल्कुल क्लियरली कनेक्टेड होगी टॉपिक के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है इरेलीवेंट में, अगर कोई भी बात की जा रही होगी तो वो इरेलीवेंट हो जाएगी तब जब वो क्लियरली कनेक्टेड नहीं होगी उस टॉपिक के साथ, उस सिचुएशन के साथ जिसके बारे में बयान किया जा रहा होगा। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, if you are talking about Punjabi language in English lecture, then it is called irrelevant because it is not relevant to English. अगर एक इंग्लिश के लेक्चर में आप लोग इंग्लिश सीखना चाह रहे थे, इंग्लिश सीखने में आप लोग पंजाबी लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि येस दैट लैंग्वेज इज़ इरेलीवेंट फ्रॉम योर टॉपिक, योर थीम, योर सब्जेक्ट, बिकॉज आप लोगों ने तो इंग्लिश सीखनी थी, तो पंजाबी के अंदर अगर आप लोग बात कर रहे होंगे तो ये इरेलीवेंट बात हो जाएगी। इसको ज़रा एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखें जी, पहले ये पढ़ते हैं, हाउ वन कैन कलेक्ट द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। किस तरह एक जो रीडर होता है वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को हासिल कर लेता है। इफ़ अ रीडर फाइंड्स एनी रिलेशनशिप ऑफ अ टेक्स्ट, then he can collect the relevant information easily. It means there is a connection, sequence in ideas, intervals, parts of the text. अब ये क्या है? दरअसल इसके अंदर क्या होता है कि इंफॉर्मेशन हम लोग किस तरह से कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन के अंदर हम लोग किस तरह से, ये डिफरेंट हमारे पास जो चीज़ें बताई गई हैं कि हमें पता होता है कि कनेक्शन क्या है, आइडियाज़ का सीक्वेंस क्या चल रहा है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, टेक्स्ट के इंटरवल्स क्या हैं। इंटरवल्स कहते हैं वक्फ़ों को। मिसाल के तौर पर एक मूवी या कोई भी ड्रामा है, उसको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब जो व्यूवर होता है, जो देखने वाला होता है, उसे पता होता है, थोड़ा सा वो आइडिया भी लगा रहा होता है कि हाँ अगर ये मौका चल रहा है तो आने वाले टाइम के अंदर शायद इसके अंदर ये होगा। अब ये जो होगा ये क्या था? ये दरअसल इन्फ्लुएंसिंग थी, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ टॉपिक से रिलेटेड होगी तो वो इन्फॉर्मेशन जो होगी वो उसकी रेलिवेंट होगी। अगर वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है, तो वो इरेलीवेंट हो जाएगी। तो इस तरह से एक इन्फॉर्मेशन को आसानी के साथ एक रीडर जो होता है वो फाइंड आउट कर लेता है टेक्स्ट में से। नीचे एग्जाम्पल देखिए, once when a lion was asleep, a little mouse began running up and down upon him. Some lions weigh over 500 pounds. This soon wakened the lion, who placed his huge paw upon him and opened his big jaws to swallow him.
अब इस देखें कि इसमें किस चीज़ की स्टोरी है। इट्स अबाउट अ लायन एंड अ माउस, एक शेर और चूहे की कहानी है। तो उसमें सम लाइन्स वेट ओवर 500 पाउंड्स। अब ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये इरेलीवेंट थी। क्यों? इसमें तो चूहे का कोई कनेक्शन ही नहीं है, शेर का कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो एक अलग बात थी। टॉपिक से, सिचुएशन से ये बात हट कर पेश की जा रही है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है टेक्स्ट के अंदर जो कि सिचुएशन से या टॉपिक से हट कर होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये इरेलीवेंट है। तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन किस तरह से कलेक्ट करते हैं और इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन किस तरह से कलेक्ट करते हैं। इरेलीवेंट का तो हमने देख लिया, अब रेलिवेंट का देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि चूहा जो था वो शेर के ऊपर जंपिंग कर रहा था, क्या कर रहा था, तो यहां पर लिखा हुआ है अ लिटिल माउस बिगेन रनिंग अप एंड डाउन। जी हाँ, वो भाग रहा था ऊपर और नीचे शेर के। तो इन्फॉर्मेशन ये रेलिवेंट हो जाएगी, यस ही वॉज जंपिंग। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट हो जाएगी। अब इरेलीवेंट की क्या है यहाँ पर, सम लाइन्स वेट ओवर 500 पाउंड्स, कुछ शेरों का वजन 500 पाउंड से भी ज़्यादा है। तो इस इन्फॉर्मेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, ये बिल्कुल भी किसी भी किस्म का कनेक्शन पेश नहीं कर रही थी, इसलिए ये इरेलीवेंट हो जाएगी। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ़िलहाल के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी की जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। हाउ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल इन रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स के अंदर जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से हेल्प आउट करती है। It is helpful for a reader in that way he can know that the information is appropriate or relevant with the topic or not. If there is any relevancy, then he can collect that information which he required. अब ये किस तरह से रीडिंग स्किल्स के अंदर एक रीडर को जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हेल्पफुल करती है, वो इस तरह से करती है कि अगर वो जानता है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंट है और टॉपिक के साथ है या नहीं है कनेक्टेड, अगर वो समझता है कि चीज़ टॉपिक के साथ कनेक्टेड है, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो इसके साथ कनेक्टेड है, टेक्स्ट के साथ या टॉपिक के साथ, तो फिर तो वो कहेगा कि यस इट इज़ रेलिवेंट। लेकिन अगर वो टॉपिक के साथ नहीं, अगर वो रिलेटेड उस टॉपिक से, तो फिर हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन इरेलीवेंट हो। इसीलिए जब अगर वो रेलिवेंट होगी तो इन्फॉर्मेशन को वो आसानी के साथ हासिल कर लेगा, अगर इरेलीवेंट होगी तो उसको छोड़कर वो दोबारा से उसकी तलाश में लग जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे चंद एक हमारे पास क्वेश्चन, होप कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। लेकिन अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए और अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए। एंड पर सब लोगों से यही गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक इसलिए किया करें क्योंकि व्यूवर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन लाइक्स नहीं होते। तो जिस भी वीडियो को आप लोग ओपन करते हैं काइंडली उससे पहले आप लोग लाइक कर दिया करें। और बेल आइकन का बटन, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, न्यू सब्सक्राइबर हैं, वो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।